हाय एवरीवन, दिस साइड योर एजुकेटर नीतू बैरागी। आप सभी का स्वागत है हमारी छोटी सी कक्षा में। दिस इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स एग्जाम व्हिच वाज कंडक्टेड बाय द हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इन 2018। तो 2015 वाला क्वेश्चन पेपर हम कर चुके हैं। 2018 वाला क्वेश्चन पेपर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक एक क्वेश्चन इसका पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ। कुछ क्वेश्चन आपके हिमाचल प्रदेश जीके के हैं। कुछ आपको एक दो क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी दिखेंगे और इंडस्ट्रियल रिलेशन के भी क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं। बाकी जो पेपर है मेजर इसका पोर्शन कॉमर्स का ही होता है, जो नेट का सिलेबस होता है उसी का। शुरुआत करते हैं हमारी डिस्कशन की। पहला प्रश्न था कंप्यूटर का। कुछ प्रश्न कंप्यूटर के हैं। इसमें पूछा गया था कि लार्जेस्ट यूनिट जो है स्टोरेज की वो इन ऑप्शंस में से कौन सी है। तो इन ऑप्शंस में से जो लार्जेस्ट यूनिट है भाई ये है आपकी टेराबाइट और सबसे छोटी है केबी। फिर आता है एमबी, फिर आता है जीबी और फिर 1024 जीबी को मिलाकर बनता है 1 टेराबाइट। इनमें से कौन सा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर नहीं है? तो बताइए। नाम से ही पता चल रहा है अरे भी आपका लीनियर होगा, बाइनरी ट्री जो है आपका ये लीनियर नहीं होगा क्योंकि ट्री का स्ट्रक्चर लीनियर तो नहीं होता। ट्री का स्ट्रक्चर लीनियर तो नहीं होता। तो उसी तरह का डेटा होता है, वो स्केटर्ड होता है। तो वो जो है आपका वो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्यू भी लाइन होती है, स्टैक भी लाइन होती है वर्टिकल। तो ये सारे ही आपके लीनियर हैं, वेयर एज जो ट्री है वो आपका लीनियर नहीं है। कौन सा इनमें से नेटवर्क डिवाइस नहीं है? देखिए राउटर है, जो आपका स्विच है और जो हब है, ये तीनों ही यूज होते हैं। घर पे वाईफाई लगा होगा आपको पता होगा, लेकिन सीपीयू नहीं है। नहीं भी वाईफाई लगा हुआ तो भी आपको पता ही होगा सीपीयू जो है उसका कुछ और काम होता है। कंप्यूटर का ब्रेन उसे कहा जाता है, तो वो नेटवर्क डिवाइस नहीं है। कंप्यूटर की जो क्लॉक स्पीड है इसे कैसे मेजर करा जाता है भाई? इसको मेजर किया जाता है आपका मेगाहर्ट्ज में या फिर गीगाहर्ट्ज में। वाईफाई क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी 1997 में इंट्रोड्यूस किया गया था। नैक जो होता है ये ऑटोनोमस बॉडी है, इसकी एस्टेब्लिशमेंट जो है यूजीसी ने की थी 1994 में। उसके बाद है टैक्स कलेक्शन ऑन अकाउंट्स ऑफ जीएसटी इज टू बी शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो ये आपका रेशियो रहता है 50-50। जीएसटी के जो भी रिफॉर्म्स हैं, जो न्यू जनरेशनल रिफॉर्म्स हैं, वो वीडियो अपने यूट्यूब पे है। यूट्यूब चैनल जो हमारा कॉमर्स मंत्रा कॉमर्स एजुकेशन बाय नीतू बैरागी, तो उस पे आपका जीएसटी न्यू जनरेशन रिफॉर्म्स जो हैं वो सारे के सारे मैंने आपको करवाए हैं। अब जो अगर क्वेश्चन कोई बनता है जीएसटी से तो 100% चांसेस हैं कि आपका क्वेश्चन उन्हीं रिफॉर्म्स में से आएगा। तो जो अब मैक्सिमम स्लैब जो 40% का अलाउड था अंडर जीएसटी, कि मैक्सिमम 40% का टैक्स जो है वो गवर्नमेंट लगा सकती है चीजों पे, तो वो अब इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। सिन गुड्स जो है और जो लग्जरी आइटम्स हैं उन पे अब 40% का जीएसटी लगता है। और बहुत सारे रिफॉर्म्स और भी हैं। एक पहले 4 स्लैब्स हुआ करती जीएसटी की, पहले 4 स्लैब्स हुआ करती थी जीएसटी की, अब केवल 2 ही रही हैं। दैट इज 8% एंड 18%। और जो ये 40% वाला है ये सिन गुड्स एंड लग्जरी गुड्स के लिए है। बहुत सारी गुड्स ऐसी हैं जिन्हें जीरो वेटेड सप्लाई जो है वो घोषित कर दिया गया है, यानी उनके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। एक बार वो वीडियो जरूर देख लेना आप, जीएसटी न्यू जनरेशनल रिफॉर्म्स वाला। तो वहां से आपका कोई भी क्वेश्चन बने उस वीडियो से बाहर नहीं बनेगा। ये आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए इवेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए और बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट बी, यानी ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो ये लेस कर दिया गया। तो इसका मतलब है ए इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बी इवेंट के अकर होने के बाद। तो ये आपका फॉर्मूला था, केवल इसे पढ़ना था और बताना था। बहुत इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मल्टीपल रिग्रेशन? तो देखो भाई, जो आपका एक यहाँ पे नाम दिया गया है मल्टीकोलिनियरिटी, ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका अप्लाई होता है रिग्रेशन में। नेट में ये क्वेश्चन आया है 2014-15 के आसपास आया था। अगर उस समय आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होता तो आप ये क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाते, क्योंकि ये पेपर 2018 का है। तो तब तक ये कॉन्सेप्ट एक बार तो आपने पढ़ ही लिया होना चाहिए था। मल्टी कोलिनियरिटी का मतलब होता है, देखना, जैसे मल्टीपल रिग्रेशन में क्या होता है कि आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर उसका देखना, 2 वेरिएबल्स होते हैं। एक तो आपका होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं उनमें जो चेंज आएगा उनकी वजह से आपके जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनमें क्या चेंज आएगा, ये चीज हम पढ़ते हैं रिग्रेशन में। ये सिंगल सिंगल का अगर है
तो वो होता है आपका सिंपल रिग्रेशन। और अगर ये मान लो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा है और डिपेंडेंट वेरिएबल भी आपके एक से ज्यादा है, तो इसे बोलते हैं मल्टीपल रिग्रेशन। ठीक है। मल्टी कोलिनियरिटी का मतलब होता है, देखना, जैसे कि अगर मैं ये कहूँ, जैसे कि अगर मैं ये कहूँ, ध्यान से सुनना, छोटी सी बात मेरी, एक लोकेलिटी है जहां पे आपको बने बनाए घर मिल रहे हैं, बने बनाए क्या मिल रहे हैं, घर मिल रहे हैं। वहां पे एक घर ऐसा है कि जिस घर की जो स्पेस है, जिस घर का जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा है, स्पेस बहुत ज्यादा है रिलेटिवली। जो दूसरे घर हैं उनका स्पेस बहुत कम है, स्पेस बहुत कम है, यानी एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर, वो इन स्क्वायर यार्ड्स। तो जो ये जो ज्यादा स्पेस वाला जो आपका घर है, इसमें बाय बाय डिफॉल्ट जो नंबर ऑफ रूम्स हैं वो ज्यादा ही होंगे, नंबर ऑफ रूम्स जो हैं वो ज्यादा ही होंगे। और जो आपका कम स्पेस वाला घर है उसमें नंबर ऑफ रूम्स जो है वो कम ही होंगे। तो लॉजिकली तो क्या होना चाहिए कि जिसमें ज्यादा रूम्स बने हुए हैं उस घर का जो प्राइस है वो इस घर के प्राइस से कम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए ना। चलो नंबर ऑफ रूम्स भी ज्यादा नहीं है लेकिन स्पेस का ही केवल फर्क है, क्योंकि मल्टी कोलिनियरिटी लेना है इसलिए हमें एक फैक्टर और लेना पड़ेगा। एक फैक्टर हमने स्पेस ले लिया और दूसरा फैक्टर हमने ले लिया नंबर ऑफ रूम्स, दूसरा फैक्टर हमने ले लिया नंबर ऑफ रूम्स। ये दोनों हैं इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ रूम्स। इन दोनों का इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? आपका जो हाउस है जो सेल होगा उसके प्राइस पे पड़ेगा, कि कितने रुपए में वो हाउस आपको मिल जाएगा। तो देखो, कई बार ऐसी बातें नहीं हो जाती हैं कि इस घर को लोग अनलकी मानते हैं इसीलिए इस घर को खरीदते नहीं है, इवन दो इसका स्पेस ज्यादा है, रूम्स भी ज्यादा है। तो वो एक इंटर जो वो जो वेरिएबल आ गया ना तीसरा, उसको ना तो आप स्टडी कर पाते हैं और ना ही वो एक्सप्लिसिट होता है। उसकी वजह से फिर आपका पूरा डेटा ही खराब हो जाता है। मान लो ये छोटे स्पेस वाले जो घर हैं इनकी कीमतें ज्यादा लग रही है और इस जो घर की कीमत है वो कम लग रही है, लेकिन आज तक कोई इस बात को समझ नहीं पाया है कि वो जो इंटरवीनिंग वेरिएबल है वो क्या है, वो आखिर है क्या, बात क्या है, लोग ये घर खरीद क्यों नहीं रहे हैं, कम प्राइस पे भी नहीं खरीदने को तैयार। तो वो वाली जो चीज होती है ना, वो जो थर्ड फैक्टर एक ऐसा आ जाता है जिसकी वजह से आपका पूरा डेटा स्ट्रक्चर खराब हो जाता है, उसको बोलते हैं मल्टी कोलिनियरिटी। तो इससे क्या होता है कि इससे आपकी प्रोडक्टिव पावर जो है मॉडल की वो रिड्यूस नहीं होती। तो वो रिड्यूस क्यों नहीं होती? देखो, मॉडल तो मॉडल ही है, उसमें हमने क्या किया है, उसमें हमने क्वांटिटेटिव टूल्स लगाए हैं, उसमें हमने सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व ही नहीं करी। तो ये चीज तो होगी आपकी ठीक, यानी मॉडल की जो प्रिडिक्टिव पावर है वो तो कम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मॉडल तो क्वांटिटेटिव है भाई, वो सब्जेक्टिव है ही नहीं। सी ऑप्शन कहता है ये जो है ये रिड्यूस कर देगा रिलायबिलिटी ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट। बिल्कुल जो रिलायबिलिटी है वो कम कर देगा। क्यों कम कर देगा? क्योंकि समझ नहीं पा रहा है कोई भी कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो सी ऑप्शन ठीक है। मल्टी कोलिनियरिटी जो है वो रिड्यूस कर देगा वेरिएबल्स को जो मॉडल में है उसके, बिल्कुल कर देगा। तो ये तीनों चीजें तो है ठीक, लेकिन ये जो बी ऑप्शन है ना इसमें क्या कहता है कि ये रिड्यूस नहीं करेगा इफेक्टिवनेस एंड सेंसिटिविटी एनालिसिस ऑफ मॉडल। ये रिड्यूस कर देगा, इट डज रिड्यूस द इफेक्टिवनेस एंड सेंसिटिविटी एनालिसिस ऑफ द मॉडल। देख रहे हो कि हम ना अभी तक ये पता ही नहीं लगाने पा रहे हैं कि ये तीसरा जो वेरिएबल है क्या। तो आई होप आपको मल्टी कोलिनियरिटी का जो मीनिंग है वो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है 1200 मीटर्स का एक एथलीट जो है वो दौड़ता है, उन्होंने ये डिस्टेंसेस कवर किए हैं और ये टाइम में ये स्पीड से कवर किए हैं। तो इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लेना, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, और इससे आपका आंसर आ जाएगा 8.33 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। एक इसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का भी आया हुआ है। आंध्र प्रदेश का जो पेपर हुआ था 2012 में हम कर चुके हैं, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे अवेलेबल है उसका वीडियो। प्रोबेबल एरर जो है आर का, ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है 1.6745 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड एरर, इसके इक्वल होता है। अब स्टैंडर्ड एरर क्या होता है? स्टैंडर्ड एरर होता है आपका 1 - r² डिवाइड बाय √n। तो ये कहाँ देखने को मिल रहा है आपको? कहाँ देखने को मिल रहा है आपको? यहाँ देखने को। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है वो जो अगर हमें निकालना है कॉन्करेंट डेविएशन मेथड से, तो कैसे निकालेंगे? तो उसका फॉर्मूला है ये वाला आपका, ये वाला।
ठीक है, √2c माइनस n डिवाइड बाय n, प्लस माइनस बाहर लगता है, दोनों साइंस लगते हैं। जो गुजरात का पेपर है वो भी हम कर चुके हैं 2021 का, आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें हमने सारे स्टेट्स के क्वेश्चन पेपर किए हैं। साइक्लिकल वेरिएशंस कैन बी स्टडीड बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। तो देखो भाई, साइक्लिकल वेरिएशंस जो होती हैं वो कौन से मेथड से आप जो है वो निकाल सकते हैं। तो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, लिंक रिलेटिव मेथड्स, या फिर रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड, ये तीनों ही मेथड्स नहीं है आपके क्या स्टडी करने के, वेरिएशन स्टडी करने के। तो आपका जो मेथड है वो कौन सा है, रेजिडुअल मेथड जो है वो आपका साइक्लिकल वेरिएशन जो है उसको निकालने का मेथड एक आता है। उसके बाद उत्तराखंड का पेपर भी हम कर चुके हैं, 2017 में कमीशन ने लिया था। उसके बाद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो सबसे पहले यूज किसके द्वारा टर्म की गई थी और कौन से साल में की गई थी। तो फ्रेंच मैथमेटिशियन थे डी मोरे, उन्होंने 1733 में ये टर्म जो है वो कॉइन करी थी, यूज करी थी, डिस्कवर करी थी। उसके बाद मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्विवनेस क्या होता है, तो ये होता है आपका बीटा 1 एंड गामा 1। ठीक है, एक बात और सुनो मेरी, एन इज द नंबर ऑफ ट्रायल इनफाइनाइटली लार्ज होते हैं एंड नीदर, ओके ओके ठीक है। पी और क्या वो अगर बहुत स्मॉल है इनमें से कोई भी, तो वो तो पास ऑन डिस्ट्रीब्यूशन चला जाता है, इसमें इनकी इक्वल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, करेंगे इसकी प्रॉपर्टी सब कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्शल एल्बर्ट का प्राइस इंडेक्स है, वेटेड एवरेज प्राइस इंडेक्स है कौन कौन से वेट्स का, बताइए जी कौन कौन से वेट्स का। तो ये आपका एवरेज ऑफ द बेस ईयर एंड करंट ईयर की क्वांटिटीज का है। बेस ईयर की जो आपका ये सिंपल है, इंडेक्स नंबर अगर आपको आता है तो मार्शल एल्बर्ट का प्राइस इंडेक्स जो है ये वेटेड एवरेज, वेटेड एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स है इन दोनों वेट्स का। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। Weighted aggregate price index using geometric mean of the quantities consumed in the base year and the current year is known as, तो इसको वर्ल्स टेस्ट बोलते हैं, वर्ल्स प्राइस इंडेक्स। तो सी डी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। इजी थे ये भी क्वेश्चन, तो अगर ये ना बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, डेफिनेशन पूछी गई हैं, तो ये आपको जैसे वर्ल्स का अगर प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला आता था तो आप इसको इजीली बता, लास्ट ईयर का आता था बता सकते थे कि लास्ट ईयर का तो नहीं है, पास्ट ईयर का भी नहीं है। मार्शल एल्बर्ट का प्राइस इंडेक्स इसने इसी क्वेश्चन में पूछा, इससे पहले वाले में। तो क्वेश्चन दोनों ही आसान है, क्वेश्चन नंबर 16 भी 17 भी, दोनों इंडेक्स नंबर्स हैं। The equation of computing the standard error of the estimate of y on x। अच्छा जी, तो इसने पूछा है कि स्टैंडर्ड एरर निकालना है y on x का, y on x का। तो अगर y on x है तो y ऊपर आएगा, इक्वेशन जो भी है उसमें y ऊपर आएगा, इसमें y ऊपर नहीं है, ये कट हो जाती है, इसमें y ऊपर नहीं है, ये कट हो जाती है। y ऊपर भी आएगा और y का स्क्वायर भी होगा, सिंपल y नहीं आएगा, तो ये कट हो जाती है, तो ये आपका सही आंसर है, ए ऑप्शन। उसके बाद कर्टोसिस वाज हार्मोन जो कॉर्टोसिस को ना ह्यूमरसली एक्सप्लेन किया गया था, यानी इसको एक फन के तौर पे एक्सप्लेन किया गया था, एक जोक के तौर पे, कंगारू की पूंछ के साथ रिलेट करके। तो ये काम किसने किया था भाई, ये विलियम एस्कॉसेट ने किया था। ठीक है जी, तो आप देखते हैं ना कर्टोसिस, कर्टोसिस कैसा होता है, ऐसा होता है, या तो या फिर आपका जो कर्टोसिस होता है वो ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, उसमें कंगारू की शेप भी दी हुई होती है। तो वो क्या किसने किया था, ये विलियम एस्कॉसेट ने किया। अगर every observation of a data is increased by constant quantity, then the coefficient of variation in of the resulting set value will be। अच्छा सुनो मेरी बात, इस क्वेश्चन को पहली बात तो ध्यान से पढ़ो, ये क्वेश्चन है थोड़ा मुश्किल। क्यों? क्योंकि इसमें इसमें चेंज किससे पूछा है, एक तो आप ये देखो कि इंक्रीज की है हर एक कांस्टेंट को आपका डेटा सेट, यानी इंक्रीज किया आपका डेटा सेट है, मान लीजिए 1 2 3 4 5, ये ऑब्जर्वेशन है आपके डेटा सेट। इसने क्या किया है, इंक्रीज किया है, यानी ऐड किया है, यानी प्लस किया है, इसमें +1, इसमें +1, इसमें +1, इसमें +1, इसको क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं चेंज इन ओरिजिन। चेंज इन ओरिजिन। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगर चेंज इन ओरिजिन होता है तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में क्या अंतर पड़ेगा। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अगर आपका चेंज होता है ओरिजिन में ना, तब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन उसके रिवर्स प्रोपोर्शन में चेंज होता है। क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका डेटा सेट जो है उसको ऐड कर दिया, किसी एक कांस्टेंट नंबर को ऐड कर दिया पूरे डेटा सेट में, तो आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन उसी नंबर से लेस हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पूरा डेटा सेट को किसी एक नंबर से माइनस कर दिया गया, तो आपका पूरा जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है उसी नंबर से ऐड हो जाएगा या इंक्रीज हो जाएगा।
समझ में आई बात? यानी इनवर्स रिलेशन रहेगा, इसने इंक्रीज किया है तो हमारा जो सही आंसर है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो उतने ही नंबर से डिक्रीज होना चाहिए। तो डिक्रीज कहाँ हो रहा है? लेस देन नहीं आएगा, ग्रेटर देन द कोफिशिएंट, ग्रेटर नहीं, बिल्कुल उसी नंबर से डिक्रीज होगा, इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द ओरिजिनल डेटा सेट, इक्वल नहीं रहेगा, ये जाएगा लेस देन, तो इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन नहीं जी, ये ए ऑप्शन इसका सही आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को आप मानते हैं डिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन, इसकी प्रॉपर्टी है, इट इज डिपेंडेंट ऑन ओरिजिन, और डिपेंड भी कैसे करता है कि अगर जो भी वेरिएशंस आपके डेटा सेट में होंगी, अगर प्लस होगा पूरा डेटा सेट किसी कांस्टेंट से, तो आपका कांस्टेंट जो आपका सीवी है वो उसी नंबर से माइनस हो जाएगा, और अगर आपका पूरा डेटा सेट किसी नंबर से माइनस हो रहा है तो आपका जो सीवी है वो उसी नंबर से इंक्रीज हो जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा। उसके बाद फादर ऑफ मैनेजमेंट, भाई बड़ा ही मुश्किल क्वेश्चन है ना, पीटर एफ ड्रकर। उसके बाद पर्सनल मैनेजमेंट जो है ये इट वाज डेवलप्ड एज द लाइन एंड स्टाफ फंक्शन, ठीक है, नहीं, पर्सनल मैनेजमेंट वाज डेवलप्ड एज द स्टाफ फंक्शन ओनली, स्टाफ फंक्शन ओनली, ठीक है, क्योंकि ये द प्रॉपर यूज ऑफ ह्यूमन फैक्टर को इंश्योर करने के लिए ये वाली जो यूनिट है वो आई थी। इट मे बी डिफाइंड एज द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट विच इज कंसर्न्ड विद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो मेन जो इसका जो फोकस है वो किस पे होता है, आपका होता है डायरेक्टिंग पे, या फिर मेन होता है सजेस्टिंग नेचर टाइप्स। तो इसका जो मेन रोल है वो होगा आपका स्टाफ फंक्शन, स्टाफ फंक्शन, यानी लाइन वाले तो क्या होते हैं, फील्ड पे काम करते हैं, लेकिन मैनेजमेंट वाले फील्ड पे काम नहीं कर रहे होते, वो क्या कर रहे होते हैं, आपका ऑफिस का काम कर रहे होते हैं। लेबर वेलफेयर सर्विसेज जो है वो रेगुलेट किसके द्वारा की जाती हैं, तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 जो है वो मैं करवा दूंगी आपको यूट्यूब पे, उसके मैंने वैसे नोट्स बनाए हुए हैं, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना मुझको ना, इस नंबर पे, इसमें नंबर दिया होगा पीडीएफ में, इस नंबर पे केवल व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपको ये पूरे नोट्स दे दूंगी, अगर आपके पेपर में ये आती है तो। सारे मैंने एक्ट्स करवाए हुए इंडस्ट्रियल रिलेशंस के, दोनों भाषाओं में लिखा हुआ है, बहुत आसान से नोट्स हैं। तो फैक्ट्रीज एक्ट जो है आपका, इसमें आपकी वेलफेयर की सर्विसेज जो है वो दी गई है। अब यहाँ पे सारे ही फैक्ट्रीज एक्ट हैं, लेकिन आपको पता है यहाँ पे क्या होना चाहिए था कि फैक्ट्रीज एक्ट जो है वो किस साल से रिलेटेड है, यानी किस साल वो पास हुआ था, तो ये 1940। फ्रिंज बेनिफिट्स जो हैं उनको और किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपके नॉन वेज पेमेंट्स होती हैं, सर्विस प्रोग्राम्स होते हैं, हिडन पेरोल्स होते हैं, तो ये तीनों ही चीजें जो है आपकी वो फ्रिंज बेनिफिट्स में आती हैं भाई। इंडिया में एनआईपीएम का क्या मतलब होता है, एनआईपीएम का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, ओके। ये जो है कब आया था, तो ये 15 मार्च 1980 में आया था, और ये इट इज द रिजल्ट ऑफ मर्जर ऑफ टू प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस। कौन कौन से बने, जो दो बने हुए पहले से थे, कौन से, आईआईपीएम एंड एनआईएलएम, इन दोनों को मर्ज करके क्या बना दिया गया, एनआईपीएम, ठीक है। तो आईआईपीएम क्या था आपका, ये था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, ये 1948 में बना था कोलकाता में, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर मैनेजमेंट जो था 1950 में बॉम्बे में बना था। इन दोनों को मर्ज करके क्या बना दिया गया, एनआईपीएम। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 26। सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया इज प्रोमलगेटेड बाय, यानी सोशल सिक्योरिटी है जो इनमें से कौन से एक्ट के द्वारा प्रोमलगेट की जाती है, तो सारे ही एक्ट आते हैं इसमें, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट भी आता है, एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड भी आता है, एम्प्लॉय का वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट भी आता है, और इनके ईयर्स ये हैं, अगर कभी दोबारा वैसे ही पूछ लिया जाए, जैसे ये था ग्रेचुटी एक्ट, तो इनकम टैक्स पढ़ते हैं तो बढ़ती ही है ना, ग्रेचुटी एक्ट 1927 1972 का है, और वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड हम इंडस्ट्रियल रिलेशन में देखते हैं 1923 का है, और फैक्ट्रीज एक्ट मैंने अभी अभी आपको बताया 1948 का है, डन। कोर कॉम्पिटेंसी जो है वो टर्म किसने दी थी, ये दी थी आपकी सीके प्रहलादन गेरी हमल ने। उसके बाद अच्छा ये वाला महाराष्ट्र का भी हम कर चुके हैं क्वेश्चन पेपर, ये भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। स्वॉट एनालिसिस जो है इसका क्या फुल फॉर्म है, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, तो ये इसका सही जो है आंसर होगा ए ऑप्शन। उसके बाद चलिए, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो बुक है ये किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी जी हमारे एफ डब्ल्यू टेलर जी ने। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30। सब्सटेंशियल बेनिफिट्स गिवन टू टॉप एग्जीक्यूटिव्स एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ड्यूरिंग मर्जर एंड टेक ओवर। अच्छा देखो, बात सुनो, एक तो ये जो बेनिफिट्स हैं ये टॉप एग्जीक्यूटिव्स को दिए जाते हैं, और दूसरा ये कब दिए जाते हैं, उनकी जॉब को टर्मिनेट कर रहे हैं, किस 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 रीजन से,
मर्जर हो रहा है या टेक ओवर हो रहा है पूरी फर्म का, इसकी वजह से। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको गोल्डन पैराशूट बोलते हैं, गोल्डन पैराशूट बोलते हैं। ठीक है, हाँ जी ठीक है, कि उड़ जाओ यहाँ से गोल्डन पैराशूट लेकर। जो छत्तीसगढ़ का पेपर हम कर चुके हैं 2014 में जो हुआ था, आंध्र प्रदेश का कर चुके हैं 2012 में, जो आपका गुजरात का कर लिया है, हरियाणा का कर लिया है, हिमाचल प्रदेश का पेपर हम कर चुके हैं, 15 का कर चुके हैं, 18 का कर रहे हैं, 23 का करेंगे। एमपीपीएससी का हम कर चुके हैं दोनों क्वेश्चन पेपर, 17 वाला 24 वाला, सारे क्वेश्चन पेपर ऑलमोस्ट मैंने करवाई दिए हैं स्टेट्स के। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। एक बार ये पीडीएफ दोबारा ओपन कर लूं मैं, ये पीडीएफ दोबारा ओपन कर लूं ताकि बीच में परेशान ना करे फिर मुझे। क्वेश्चन नंबर 30 करने लग रहे हैं हम। डिसीजन फॉर डिमोनेटाइजेशन वाज अनाउंस्ड ऑन। देखना, जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था ना, मुझे आज तक याद है कि मैंने इसको कैसे याद किया था। मैंने इसको ऐसे याद किया था कि 9 नवंबर, 9 नवंबर, ना से 9 न से नवंबर, तो 9 नवंबर को जो आपके डिमोनेटाइजेशन है वो इफेक्ट में आया था। तो इसमें ये क्या पूछा है, डिमोनेटाइजेशन जो है वो अनाउंस कब किया गया था? तो इफेक्ट में आया था उससे एक दिन पहले ही अनाउंस किया गया होगा, तो ये 8 नवंबर 2016 को बोला था प्रधानमंत्री ने रात को 8 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कहते भाइयों और बहनों, आज रात को 12 बजे के बाद आपको पता ही है क्या हुआ था फिर। ठीक है, इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए। उस समय की नई नई बात है इसलिए क्वेश्चन पेपर में आई हुई है। 2016 से पहले कहता मोनेटाइजेशन इंडिया में कब कब हुआ था भाई बताइए? 1946 एंड 78 में हुआ था। मोरारजी देसाई जी उस समय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे। और ये हमारे जो नोट थे कौन कौन से, नहीं प्राइम मिनिस्टर, और कौन कौन से नोट थे? 5,000 रुपए का, 10,000 रुपए का। एनसीएफई का क्या मतलब होता है बताइए? नेशनल सेंटर फॉर एजुकेशन। ओके, हाँ जी ठीक है, ये हायर एजुकेशन के क्वेश्चन है। पीटर एफ ड्रकर और एफ डब्ल्यू टेलर जो हैं उन्होंने और जो हेनरी फ्योल हैं उन्होंने किस प्रकार की नेशनैलिटी उनकी थी, ये पेपर में पूछा गया था। देखिए, जो आपके ड्रकर थे और जो आपके टेलर थे, ये दोनों ही तो थे हमारे अमेरिका से, ये दोनों ही तो थे हमारे अमेरिका से, लेकिन जो हेनरी फ्योल थे वो थे जी हमारे फ्रांस से। तो ये आपका ऑप्शन जो है वो ठीक होगा। उसके बाद है आरबीआई जो है उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया था एक्सचेंज ऑफ ओल्ड करेंसी नोट्स। यानी डिमोनेटाइजेशन से कुल मिला के यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे गए, 3 क्वेश्चन पूछे, काफी वेटेज थी करंट अफेयर्स की उस समय इस पेपर में। उसके बाद 24 नवंबर 2016 को आरबीआई ने नोट एक्सचेंज करने, यानी पुराने नोट ले आओ और नए ले जाओ, वो काम बंद कर दिया था। न्यूली इंस्टीट्यूटेड जीएसटी वन नेशन वन टैक्स वो डिसाइडेड बाय, तो ये किसने डिसाइड किया था? गुड्स एंड सर्विस टैक्स की काउंसिल ने। अब जो जीएसटी काउंसिल है ना, जीएसटी काउंसिल, उसकी 56th मीटिंग हुई है। 56 कौन सी? 56 कब हुई है? ये अभी हुई है, आपकी 4 सितंबर को, 4 सितंबर को शाम को फिर उन्होंने अनाउंस किए जीएसटी 2.0 वाले रिफॉर्म्स, और वो मैंने आज करवा दिए आपको 5 सितंबर को यूट्यूब पे अपने, और उसकी पीडीएफ आपको दे दूंगी मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, उसका प्रिंट निकलवा लेना, केवल उतना पढ़ना, केवल मेरा जो मेन तो जो मोटिव है आपको पढ़ाने का वो केवल ये बताना है कि कितना पढ़ना है। ठीक है, यूं इनफाइनाइटली नहीं पढ़नी। इस बार जीएसटी से क्वेश्चन बहुत कम चांसेस हैं कि पुराना जो ये तो सबको ही पता है 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, उससे ज्यादा जो पुराना वाला जीएसटी है उसमें से कुछ नहीं पूछा जाएगा। जो क्वेश्चन आएंगे वो नए वाले जीएसटी से आएंगे, और वो मैंने उसमें सारे इंक्लूड किए हुए हैं, तो आप वो पीडीएफ ले लेना, उसका प्रिंट निकलवा लेना, केवल वही करना। जो आपका जो आपका सेंट्रल बोर्ड फॉर एक्साइज एंड कस्टम्स है वो लॉन्च करे करता है जीएसटी को, जीएसटी अवेयरनेस कैंपेन उसने लॉन्च करी थी, उसका क्या नाम था बताइए? उसका नाम मंथन था, ये सबको पता है, उस समय ये न्यूज में था काफी। जीएसटी के जो 4 स्लैब्स हैं जिनको अब कितना कर दिया गया है, 2 स्लैब्स कर दिया गया है, और दो जो स्लैब्स हैं उसकी रेट क्या है? एक तो आपका 2% नहीं है, ये अब कर दिया गया है 8%, 8% एंड 18%, 8% और 18%, अब केवल दो हैं, उस समय चार थी जो शुरुआत में जीएसटी आया था, तो ये चार कौन कौन सी थी इसमें आप देख लो कौन कौन सी थी। ठीक है जी, इसका ए ऑप्शन सही उत्तर है। उसके बाद चलते हैं, अब एजुकेशन एंड हेल्थ को तो जीरो रेटेड सप्लाई में इंक्लूड कर दिया गया है। अब ये जीरो रेटेड सप्लाई क्या है ये आप वीडियो देखिएगा तभी आपको पता चलेगा। जो आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है लेबर टर्नओवर कॉस्ट का, ये क्या होता है? लेबर टर्नओवर कॉस्ट का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो क्या होता है, तो बताइए। प्रिवेंटिव कॉस्ट जो है वो चार्ज करी जाती है एज ए पार्ट ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड एंड अपोर्शन टू द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, व्हाइल रिप्लेसमेंट कॉस्ट अराइजिंग ऑन द अकाउंट ऑफ डिफॉल्ट ऑफ द डिपार्टमेंट आर चार्ज डायरेक्टली टू द डिपार्टमेंट। देख लो भाई, दो चीजें बता दी इसने, यहाँ पे कह रहा है जो प्रिवेंटिव कॉस्ट्स हैं किस चीज की,
लेबर टर्नओवर क्या होता है कि कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, उसकी कॉस्ट आती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि वो लोग जो छोड़ के चले गए, वो जितने समय के लिए उनका काम बीच में अटक गया है, या नया कोई पर्सन है उसको ट्रेनिंग देने के लिए जितना समय लग रहा है, उस पूरे समय की कॉस्ट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और वो वाली जो कॉस्ट है वो कहाँ, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या किया जाए, तो उसका ट्रीटमेंट अकाउंटिंग ये किया जाता है कि वो वाली कॉस्ट जो है उसको ओवरहेड के तौर पे जो आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके ऊपर थोप दिया जाता है। और जो कॉस्ट किसी डिपार्टमेंट के डिफॉल्ट की वजह से आई है, मान लो किसी डिपार्टमेंट के डिफॉल्ट की वजह से आई है, तो वो वाली कॉस्ट डायरेक्टली उस डिपार्टमेंट से ली जाती है। सैलरी कम कर देंगे या व्हाटसोएवर द मेथड इज। तो समझ में आ गई। लेबर अगर टर्नओवर होती है तो उसको क्या कहाँ भेजा जाता है, आपका टर्नओवर में जो ओवरहेड चार्जेस हैं उसमें ऐड कर दिया जाता है, और अगर डिपार्टमेंट के डिफॉल्ट की वजह से आई है तो डायरेक्टली डिपार्टमेंट से चार्ज कर दिया जाता है। प्रिवेंटिव कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट। उसके बाद देखो रीऑर्डर लेवल जो है वो, अच्छा रीऑर्डर लेवल का मतलब होता है, रीऑर्डर लेवल का मतलब होता है कि मैक्सिमम आप कितना कंज्यूम कर लेंगे। रीऑर्डर लेवल क्या कहता है, मैक्सिमम आप कितना कंज्यूम कर लेंगे। मान लीजिए कि हम ना मिनिमम तो 3 यूनिट्स जो रॉ मटेरियल की है वो कंज्यूम करते हैं, लेकिन अगर मान लो किसी दिन बहुत ज्यादा ही प्रोडक्शन करना है तो मैक्सिमम हम 6 यूनिट्स जो है वो कंज्यूम करते हैं। अच्छा जी ठीक है, ओके। तो एक तो आपका मैक्सिमम कंजम्पशन आता है और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो जो रीऑर्डर पीरियड है, मान लो हमारा वैसे तो 3 दिन का रहता है नॉर्मली, लेकिन वैसे रीऑर्डर पीरियड अगर हम लें, जो मैक्सिमम लें अगर हम, तो हम 4 दिन का रीऑर्डर पीरियड, यानी 4 दिन में तो रीऑर्डर कर ही कर लेते हैं। तो आपका रीऑर्डर लेवल क्या आएगा, 24 यूनिट्स जब आपके पास बची हैं उस समय आप रीऑर्डर कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, जो आइटम्स है इंक्लूड करी जाती है कॉस्ट बुक में वो क्या होती है। जैसे कि इनकम टैक्स होता है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हाँ जी होता है, इंटरेस्ट इनकम हाँ जी होती है, तो ये तीनों इंक्लूड की जाती है, डी आएगा। 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, आइटम्स इंक्लूडेड इन कॉस्ट बुक्स ओनली इज, अच्छा ठीक है। कॉस्ट बुक में तो सिर्फ आपकी जो प्रोडक्शन से रिलेटेड कॉस्ट्स हैं वो आती हैं, सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड कॉस्ट हैं वो आती हैं। इनकम टैक्स तो आपकी प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। फिक्स एसेट्स को सेल करने से जो लॉस हुआ है वो आपका प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। इंटरेस्ट इनकम जो है वो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, तो ये तीनों ही नहीं आएंगे, इसीलिए इसका आंसर जो है वो डी ऑप्शन है। ओवर वैल्यूएशन जो है ओपनिंग स्टॉक की इज कॉस्ट अकाउंट, अगर कॉस्ट अकाउंट में आपको ओवर वैल्यू करा जाता है ओपनिंग स्टॉक को, तो इससे क्या होता है। 1 सेकेंड, मान लो हमारा कॉस्ट अकाउंट जो था उसमें ओवर वैल्यू कर दिया गया अगर ओपनिंग स्टॉक को, तो उसमें आपका जो इम्पैक्ट है, नेट इम्पैक्ट वो क्या होगा, तो आपके जो प्रॉफिट्स हैं कैश बुक में वो कम हो जाएंगे, और जो आपकी फाइनेंशियल बुक्स हैं उसमें जो प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ जाएंगे। सिंपल अकाउंटिंग का बेसिक का क्वेश्चन है, विच एरिया ऑफ एचआर फंक्शन इज लीस्ट अफेक्टेड बाय द इंटरनलाइजेशन। तो इंटरनलाइजेशन के इनमें से कौन सा एरिया है एचआर का जो सबसे कम इफेक्ट होता है, तो इक्वल एम्प्लॉय अपॉर्चुनिटी जो है आपका वो कम इफेक्ट होता है, बाकी सबसे ज्यादा इंटरनलाइजेशन का जो इफेक्ट है वो पड़ता है। उसके बाद क्वेश्चन यूपीएचसीएससी का भी हमने क्वेश्चन पेपर कर लिया हुआ है जो 2021 में हुआ था, वो भी आप देख सकते हैं। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो जो फैसिलिटी है ये डिटर्मिनेशन है किस चीज का, पीवी रेशियो जो है ये किस चीज का डिटर्मिनेशन है। पीवी रेशियो जो है आपका वो किस चीज का डिटर्मिनेशन है, ये इसमें पूछा हुआ है। तो देखना कंट्रीब्यूशन, पीवी रेशियो होता क्या है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड 100। तो ये सारी चीजों का ही डिटर्मिनेशन है ना, ये इन सब चीजों को ही कंसीडर करने के बाद ही पीवी रेशियो आता है। तो कंट्रीब्यूशन फॉर एनी गिवन सेल वॉल्यूम, यस। प्रॉफिटेबिलिटी फॉर ईच प्रोडक्ट प्रोसेस एंड ऑपरेशन, व्हाई प्रॉफिटेबिलिटी, व्हाई बिकॉज प्रॉफिट प्लस fixed cost is equal to contribution. So that is why this option also includes in this in the determinant of PV ratio. Then sales volume for given variable cost. Yes, sales volume denominator में आता है, तो ये तीनों ही चीजें आती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स वर्क, ये किस चीज का फॉर्मूला है, तो आपका एफिशिएंसी रेशियो का ये फॉर्मूला है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46, इफ द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, अच्छा ये वो वाला क्वेश्चन है कि अगर 25%
या उससे कम अगर आपका सर्टिफाइड वर्क है जो हो गया है, नो सॉरी 25% से ज़्यादा हो गया है लेकिन 50% से अभी भी कम है, 50% से अभी भी कम है। तो जो अमाउंट है प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट की जो अमाउंट है वो P&L में कितनी शो करी जाएगी। तो देखना, ये 1/3 ऑफ द नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड, ठीक है। कितना, 1/3। किस केस में, किस केस में, जब अगर आपका वर्क है जो मान लो 100 यूनिट्स का काम था, वो 25 यूनिट्स ज्यादा यानी 38 यूनिट्स हो गया है, तो ये 25 से तो ज्यादा है लेकिन ये 50% से अभी भी कम है। तो जो टोटल नोशनल प्रॉफिट जितना आप मान लेंगे उसका 1/3 जो है वो आपका जो उसका उसका 1/3 जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे कैश रिसीव से और उसको डिवाइड कर देंगे वर्क सर्टिफाइड से। इतनी जो अमाउंट आएगी वो आप P&L में चार्ज कर सकते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग इज यूजफुल फॉर, अच्छा मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो किसके लिए यूजफुल होती है, तो आपकी शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल समझते हो ना कि एक यूनिट के इंक्रीज होने पर, प्रोडक्शन की एक यूनिट के इंक्रीज होने पर जो टोटल कॉस्ट में इंक्रीज होता है दैट इज द मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन है ये कहता है कि आपका अगेन मटेरियल्स मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस जो है ये किसके इक्वल होता है। तो डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस किसके इक्वल होता है, डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस आपका इक्वल होता है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय, ये सिंपल फॉर्मूला है, आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। तो स्टैंडर्ड प्राइस एसपी माइनस एपी मल्टीप्लाइड बाय ए क्यू, सिंपल। तो ये होता है आपका डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, सॉरी मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड प्राइस को एक्चुअल जो मान लो हमने स्टैंडर्ड प्राइस सोचा था कि 50 रुपीज पर यूनिट आएगा, एक्चुअली लगे 30-80 और हमने क्वांटिटी कितनी खरीदी थी, हमने 100 यूनिट्स की क्वांटिटी खरीदी, तो यहाँ पे आपका ये 12 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आपका 1200 फेवरेबल, 1200 फेवरेबल, सिंपल। 49. In a publishing house, the cost of production directly attributable to each book is 30. ओके जी, ओके, यानी वेरिएबल कॉस्ट जो है इट इज 30 पर यूनिट, ओके। उसके बाद फिक्स कॉस्ट जो है वो है 15,000, 15,000 फिक्स कॉस्ट, ठीक है जी। इफ ईच बुक इज सोल्ड फॉर 45 रुपीज यानी सेल प्राइस पर यूनिट जो है वो है 45, यानी कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो जाएगा, सेल प्राइस पर यूनिट माइनस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो जाएगा, 45 माइनस 30 इट इज 15, ओके। क्या पूछ रहा है, कहता है देन द प्रॉफिट फंक्शन शैल बी, अरे न्यूमेरिकल तो पूछा ही नहीं था, तो प्रॉफिट फंक्शन इसका यही आएगा, ठीक है। ये क्यों आएगा, क्योंकि मैंने बताया ना कंट्रीब्यूशन जो है वो आपका ये होता है, कंट्रीब्यूशन क्या होता है भाई, कंट्रीब्यूशन क्या होता है, मैंने बताया ना कंट्रीब्यूशन क्या होता है, ये होता है आपका प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स प्लस फिक्स कॉस्ट। अब हमारे पास 15 रुपीज पर यूनिट, 15 रुपीज पर यूनिट हमारे पास क्या है, 15 रुपीज पर यूनिट हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन है, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 15 रुपीज पर यूनिट। हम ये मान लें एक्स यूनिट्स हमने सोल्ड करी है या एक्स यूनिट्स बेचे, 15x में से अगर आप माइनस कर देंगे फिक्स कॉस्ट को तो आपका प्रॉफिट नहीं आ जाएगा, प्रॉफिट नहीं आ जाएगा, हाँ जी आ जाएगा। तो इसको पूछा गया था, इसने ये पूछा था प्रॉफिट फंक्शन, सिंपल। अच्छा ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता भाई, जिसको आता है वो कर लेना, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मैंने बीकॉम में ही नहीं पढ़े, मुझे मैथ्स नहीं आता, सॉरी। और मैथ्स ना आने का मतलब मैथ्स नहीं आता तो इसमें कोई ऐसा शर्मिंदा होने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैथ्स ना आते हुए मैंने बहुत सारे एग्जाम्स यानी जेआरएफ तक के एग्जाम्स और बहुत सारे स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर तक के एग्जाम्स मैंने किए हैं। तो उसमें कोई वो नहीं है कि अगर आपको मैथ नहीं आता तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, मुझे नहीं आता, मैं एज इट इज स्किप करती हूँ क्वेश्चंस को, क्योंकि क्वेश्चन एक या दो ही आने होते हैं मैक्सिमम, और कुछ आता ही नहीं है मैथ। तो कॉमर्स वालों के काम का वैसे ही नहीं है। क्रेडिट रेटिंग जो है वो इंडिकेट क्या करती है, ये इंडिकेट करती है रिस्क ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ओके जी, हाँ जी। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का भी रिस्क और अगर कोई पर्सन है उसका भी रिस्क। हाउ मेनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर देयर इन इंडिया, तो उस समय जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज थी वो थी 5, कौन कौन सी, एक आपकी क्राइसिल है, इकरा है, फिच है, केयर है, ओनिकरा है, मेरा है, ठीक है, ओके। इंडिया में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है उनको गवर्न कौन करता है बताइए, सेबी करता है, ओके जी। उसके बाद जो कमेटी है रिव्यू ग्रेवियंस ऑफ द बोर्ड्स ऑफ बैंक्स,
इंडिया में जो है वो हेड किसके द्वारा की जाती है? रिव्यू गवर्नेंस ऑफ द बोर्ड्स ऑफ बैंक। तो रिव्यू गवर्नेंस ऑफ द बोर्ड्स ऑफ बैंक ये थी पीजे नायक कमेटी which was set up by the RBI in the year 2014. Okay. How much equity capital is required under Basel III over Basel II if the capital conservation buffer is अच्छा ये है ठीक है ओके बेसल थ्री में जो आपकी सीएआर की रिक्वायरमेंट है बेसल थ्री में वो कितनी है कितनी ज्यादा है बेसल टू से तो ये है आपकी जी 5% ज्यादा है ओके हाँ जी ठीक है बेसल का मैं छोटा सा वीडियो ही बना दूंगी उसमें आपको सारी लिमिट्स और ये सब चीजें बता दूंगी एनपीए आप ना कमेंट्स में एक चीज लिख दिया करो प्लीज और तो कुछ नहीं जैसे कि कोई टॉपिक है जो मुझसे रह रहा हो जो आपको नहीं आ रहा हो तो वो जस्ट शेयर फॉर टीचर का किसी बच्चे ने मुझे रिकमेंड करा वो मैं बना दूंगी वीडियो बेसल के नॉर्म्स हैं उसका वीडियो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स आप जो चाहते हैं कि जिन पे एक छोटा सा वीडियो बन जाए 20-30 मिनट का तो वो हम अपने यूट्यूब चैनल पे बना देंगे आप मुझे ना व्हाट्सएप पे मैसेज फोन मत करना प्लीज व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं आप मुझे इस नंबर पे मैं उस पर ये कोशिश करूंगी अगर वो पढ़ाने लायक हुआ टॉपिक और उसमें से क्वेश्चंस बनते हुए तभी जैसे एनपीए है उस पे बना देंगे हम छोटा सा वीडियो तो एनपीए जो एनपीए प्रोविजंस है इसकी एनपीए प्रोविजंस कवरेज स्टिपुलेशन सेट बाय द आरबीआई फॉर इंडियन कमर्शियल बैंक्स इज कितना एनपीए जो कवर कवरेज स्टिपुलेशन आरबीआई ने लगाया हुआ तो बताइए ये है 70% की लिमिट ओके बैंक्स है मोर कंसर्न्ड विद द मैनेजमेंट ऑफ द एसेट इंस्टेड ऑफ लायबिलिटी क्यों क्यों banks are more concerned with the management of assets instead of the liabilities. Why? Because bank can't refuse deposit inflow, which is a major chunk of their liabilities. ठीक है मेजर मेजर चंक जो बैंक की लाइबिलिटीज का है वो कहाँ से आता है डिपॉजिट से आता है वो उनके पास आने के बाद उनके लिए क्या बन जाता है एसेट बन जाता है तो उन्हीं के लिए कंसर्न ज्यादा रहते हैं लाइबिलिटीज के लिए इतने कंसर्न नहीं रहते हैं उसके बाद हाउ मेनी गवर्नर्स प्रोसीडेड गवर्नर उर्जित पटेल ऑफ आरबीआई यानी आरबीआई के जो गवर्नर थे उर्जित पटेल जी वो कितने नंबर के गवर्नर थे तो उनसे पहले 22 गवर्नर्स हमारे रह चुके यानी इनसे पहले कितने थे प्रोसीडिंग्स 23 ओके ये 20 ये 23 थे या 20 हाँ तो उर्जित पटेल जी जो थे ना ये 24th नंबर के गवर्नर थे 24th नंबर के थे बिल्कुल सही ये 24th नंबर के थे इसी वजह से क्या है कि आपके उस समय तक कितने गवर्नर्स जा चुके थे 23 जा चुके थे तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था कितने गवर्नर्स उनसे पहले बन चुके थे तो 23 बन चुके थे सॉरी मैंने 22 बोल दिया कौन से साल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इनेक्ट हुआ था इनेक्ट हुआ था मतलब एक्ट का पूछा है तो कौन से साल में हुआ था जी 1934 में हुआ था इनेक्ट तो ये 1 अप्रैल 1935 में हुआ था तो इसका सही आंसर तो ए आना चाहिए एक्ट जो है आरबीआई एक्ट जो है वो था 1934 का लेकिन ये इनेक्ट कब हुआ था ये 1 अप्रैल 1935 को हुआ था तो ये 35 आना चाहिए ठीक है ए आएगा इसका आंसर ये गलत लिखा हुआ है जो कैश रिजर्व रेशो है ये किस पे बेस्ड होता है एनडीटीएल पे बेस्ड होता है एनडीटीएल का कुछ परसेंटेज एनडीटीएल का कुछ परसेंटेज जो है नेट टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज वो बैंक्स को सीआरआर के तौर पे रखना पड़ता है किसके पास आरबीआई के पास उसके बाद मिनिमम मेंबर जो रिक्वायर्ड होते हैं एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए वो कितने होते हैं 7 और प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखना मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती पब्लिक कंपनी में प्राइवेट में कितनी होती है वो कमेंट सेक्शन में लिखना विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अच्छा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बहुत सारे क्लॉजेस होते हैं कौन सा इसमें से ऐसा है जो क्लॉज नहीं होता नेम क्लॉज होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है प्लेस क्लॉज होता है सब्सक्रिप्शन क्लॉज होता है डायरेक्टिव्स क्लॉज नहीं होता रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज भी होता है कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार पूछते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप हेल्ड बाय अ पर्सन मस्ट नॉट एक्सीड तो बहुत इजी है भाई 20 कलेक्टिवली 20 कंपनीज का डायरेक्टर एक पर्सन एक टाइम पे नहीं बन सकता और एक चीज और है इसमें ये देखना एक चीज और है इसमें उसमें से भी 10 से ज्यादा पब्लिक कंपनीज नहीं यानी एक पर्सन अगर ए है वो अगर 20 कंपनीज का डायरेक्टर है तो उसमें से मैक्सिमम 10 कंपनीज ही पब्लिक कंपनीज हो सकती हैं बाकी 10 कंपनीज जो है वो प्राइवेट कंपनीज होनी चाहिए हाँ 10 से ज्यादा प्राइवेट हो सकती हैं लेकिन 10 से ज्यादा पब्लिक कंपनीज नहीं होंगी जिनकी डायरेक्टरशिप वो एक टाइम पे होल्ड कर रहा हो inadequacy of the consideration is relevant for determining
द केस ऑफ, अच्छा इनएडिक्वेसी ऑफ द कंसिडरेशन है वो क्या डिटरमाइन करने के लिए यूज की जाती है, तो फ्री कंसेंट। ओके जी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन है। प्रोस्पेक्टस इज वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ, अच्छा जी प्रोस्पेक्टस कितने समय के लिए वैलिड होता है, जब वो डिलीवर हो गया रजिस्ट्रार को उसके 90 दिन के अंदर अंदर तक वो वैलिड होता है। उसके बाद एग्रीमेंट जो है एनफोर्सेबल बाय लॉ, इसको क्या बोलते हैं, सेक्शन 2H ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन कहता कि एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज नोन एज द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट, इट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू पॉइंट आउट डिफेक्ट्स इन हिज ओन गुड्स। ओके जी, कहता सेलर की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपनी चीजों में नुकसान या अपनी चीजों में कमियां बताए, ये जिम्मेदारी है किसकी, ये जिम्मेदारी है किसकी, कस्टमर की खुद की, कस्टमर की खुद की, कंज्यूमर की खुद की। तो इसके लिए एक डॉक्ट्राइन आया आपका, डॉक्ट्राइन ऑफ केविट एम्पर। इसका सेक्शन मैंने ऐसे याद करा गया है, इसे सॉरी ऐसे किया हुआ है, लेट द बायर बी वेयर ना, जब आप 16 साल के हो जाते हैं ना, डेफिनेशन हर एक चीज की कहाँ होती है, सेक्शन 2 में। जब आप 16 साल के हो जाते हैं ना, उसके बाद नहीं, ये 216 नहीं है, ओनली 16 है, सेक्शन 16, सेक्शन 16 किसका, कोपरा का, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसके 16 नंबर सेक्शन में कहा गया है कि जब आप 16 साल के हो गए ना, तो आप अपनी जिम्मेदारी खुद लें, यानी अपना जो भी आप चीजें खरीद के ला रहे हैं उसके लिए आप खुद को इतना पूछ लें एक बार कि आप जो चीज खरीद के ला रहे हैं वो ठीक है क्या, उसकी डिस्क्रिप्शन जो लिखी हुई है वो एक बार आप पढ़ लें, ताकि बाद में ये ना कहें कि सेलर ने मुझे बताया नहीं ये वो, ठीक है। जैसे कि अगर आप बुक खरीदने जा रहे हैं, नोटबुक खरीदने जा रहे हैं एक स्टेशनरी शॉप पे, सेलर ने आपको दे दिया शार्पनर, सेलर ने आपको दे दिया शार्पनर, आपने क्या मांगी, नोटबुक। आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि आप देखें कि वो क्या डाल के दे रहा है लिफाफे में, अंतर पड़ता होगा ना, एक शार्पनर तो छोटी सी चीज होती है और नोटबुक जो होती है बड़ी होती है, देखने में पता नहीं, पता तो चल ही जाता है। अब वो गलती से उसको सुना ही नहीं दिया है, किसी और को देना था, शार्पनर आपको दे दिया, आप जाके खड़े हो गए कोर्ट में, कहता मैंने ना इसके ऊपर केस करना है, कहता क्यों, कहता इसने मैंने नोटबुक मांगी थी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में लिखा हुआ है कि इसको मैं फंसा सकता हूँ अगर ये मैंने जैसी चीज मांगी वैसी नहीं देगा। तो कहते भाई ये देख तो लेता है एक बार, इतना तो आप अवेयर हो ही सकते चीजों के बारे में। तो यहाँ ये सिद्धांत आया जो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें सेलर्स को थोड़ा सा, सेलर्स को थोड़ा सा इम्यूनिटी देने के लिए कि ऐसे आलतू फालतू में कोई किसी को नहीं फंसाएगा। कुछ चीजें हैं जिन्हीं के लिए, जैसे कि हमने ना एक वो किया है इसी इसी यूट्यूब चैनल पे, मैंने आपको कंपटीशन एक्ट करवाया हुआ है, कॉम्पिटिशन एक्ट करवाया हुआ है, उसमें भी मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं, किन चीजों के लिए आप स्यू कर सकते हैं, किन चीजों के लिए आप नहीं कर सकते। ना मैंने आरटीआई करवाया हुआ है, आरटीआई में मैंने आपको 50 बातें ऐसी बताई है जिनके लिए आप आरटीआई लगा सकते हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें आप आरटीआई नहीं लगा सकते, आरटीआई नहीं लगा सकते भाई। तो वो वाली भी आप वीडियो जरूर देखना, यूं ही नहीं है कि ऐसे मुंह उठाया जाके चल दिए भाई इसके कितने मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, इसका जो डॉग है उसके 1 साल के कितने खर्चे हैं। नहीं नहीं, आप नहीं लगा सकते ऐसी आरटीआई, ठीक है। तो वैसे ही सेक्शन 16 ऑफ कोपरा क्या बोलता है, कहता है थोड़ा बहुत तो खुद भी आंख कान नाक खोल देनी चाहिए कस्टमर को जब वो शॉपिंग कर रहा होना चाहिए, हो रहा होता है। अच्छा जी, ईजीएम जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है वो कब कब बुलाई जा सकती है, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो चाहे तो वो बुला सकते हैं, बोर्ड बुला सकता है ऑन द रिक्विजिशन ऑफ द मेंबर, ठीक है। बोर्ड को मेंबर्स ने बोला कि हमें बुलानी है ईजीएम तो बुला सकता है, या फिर जो रिक्विजनिस्ट जो है मान लो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने बोल दिया ईजीएम बुलाने तो बुला सकते हैं, तो सभी केसेस में बुला सकते हैं। द नंबर ऑफ द डिपॉजिटरीज ऑपरेटिंग इन इंडिया प्रेजेंटली, तो उस समय जो डिपॉजिटरी थी वो कितनी थी, टू, टू, ठीक है। और जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी थी उस समय वो 5 थी। डिपॉजिटरीज आज भी 2 ही हैं, एनएसडीएल एंड सीडीएस। द ग्रुप ऑफ द people representing a common interest in a matter may sue or be sued as per the Company Act 2013, this provision is called, अच्छा जी, एक ग्रुप ऑफ पर्सन है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी कॉमन इंटरेस्ट को, तो वो स्यू कर भी सकते हैं और उन्हें स्यू किया भी जा सकता है। ये प्रोविजन जो है इसे क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं क्लास एक्शन स्यू, क्लास एक्शन सूट, क्लास एक्शन सूट, ओके। यानी एक पूरी क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स हैं जिनको आप स्यू कर सकते हैं, वो आपको भी स्यू कर सकते हैं। कंडीशन क्या है कि उनका जो इंटरेस्ट है वो कॉमन होना चाहिए, ठीक है जी। एनी एक्सपेंस दैट प्रोवाइड बेनिफिट फॉर द पीरियड ऑफ लेस देन 12 मंथ्स इज कॉल्ड, अच्छा जी, तो ये आपका होता है रेवेन्यू एक्सपेंस, ठीक है।
एक बार एक डेफिनेशन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की भी पूछी गई थी, तो ये सिंपल डेफिनेशन है, ये पूछ ली जाती हैं। तो जो 12 महीने से कम की पीरियड के लिए आपको बेनिफिट्स दे रहा हो वो होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे कि वेजेस हैं, सैलरी है, परचेजेस हैं, डेप्रिसिएशन है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं, ये वाली हमें सिंपल P&L का क्वेश्चन है। शेड्यूल 3 ऑफ द पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 किसके साथ डील करता है? फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट, नया वाला वर्टिकल जो फॉर्मेट आपका आया है बैलेंस शीट एंड P&L का वो। ड्यू पॉइंट एनालिसिस एग्जामिन करता है द रेशो बाय एनालाइजिंग प्रॉफिट मार्जिन, टोटल एसेट टर्नओवर एंड फाइनेंशियल लिवरेज। ठीक है जी, ये रिटर्न ऑन इक्विटी के लिए मॉडल बनाया गया है। ओके, क्विक रेशियो जो है वो है 1.5:1, करंट रेशियो जो है वो है 2.5:1, करंट लायबिलिटी 60,000 की है, डिटरमाइन करिए वैल्यू ऑफ स्टॉक। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना, क्विक एसेट और क्विक एसेट्स जो होती हैं वो करंट एसेट से हमेशा कम होती हैं, करंट एसेट से हमेशा कम होती है। क्यों? क्योंकि जो करंट एसेट्स होती हैं उसमें स्टॉक इंक्लूड होता है। क्या मतलब? क्विक एसेट्स प्लस स्टॉक इज इक्वल टू करंट एसेट्स। ओके, तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स इज इक्वल टू स्टॉक? बोल सकती हूँ क्या? हाँ जी, बोल सकते हैं। इसमें इसने कितनी बोली है करंट एसेट्स? अगर मैं ये मान लूँ कि करंट एसेट्स हैं आपकी बच्चे, करंट एसेट्स हैं आपकी 2.5 और मैं ये मान लूँ कि क्विक एसेट्स हैं आपकी 1.5, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है इट इज 1। इट इज इन जो दोनों का डिफरेंस है ये है 1। और इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या बोल सकते हैं? इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या बोल सकते हैं? इन्वेंट्री बोल सकते हैं। ये रुक गया भाई, ये रुक गया, क्या करूं मैं इसका? ये ऐसे सॉल्व होगा, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है? ये ज्यादा लिखने से ना ये बंद हो जाता है चलना। इजी क्वेश्चन है, मैं इसके भी काफी सारे न्यूमेरिकल हम करेंगे। तो जो आइडियल डेट इक्विटी रेशियो है ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। 2:1 जो है वो आइडियल आपकी एमपी में आया था ये क्वेश्चन 2017 में। 2:1 आइडियल क्विक रेशियो इज 1:1। देन नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ द डेटर्स, जो कलेक्शन है डेटर्स की उसको क्या बोलते हैं? हैज नो इफेक्ट ऑन द करंट रेशियो। व्हाई? जो आपकी कलेक्शन होगी डेटर्स की, तो जो डेटर्स हैं वो भी आपकी क्या है? करंट एसेट। और उनसे मिलेगा क्या? कैश मिलेगा। कैश मिलेगा, कैश भी क्या है? करंट एसेट। तो इधर से ये कम हो जाएंगे उतना ही कैश बढ़ जाएगा, जो आपकी करंट एसेट साइड है टोटल वो तो सेम ही रही, वो तो सेम ही रही। तो इसका जो करंट रेशियो है उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। कोई भी सेल है 1,20,000 रुपए की, इक्विटी कैपिटल है 10 लाख रुपीज की, ग्रॉस प्रॉफिट जो है 30,000 का, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बताइए। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो सिंपल आप निकाल लेना। कैसे बनेगी? कैसे बनेगी? सेल्स आपकी 1,20,000 रुपए की है, उसके ऊपर प्रॉफिट आपको 30,000 मिल रहे हैं, तो 30,000 डिवाइड बाई 120,000 मल्टीप्लाई कर देना 100 से और 25% आपके पास जीपी आ जाएगा। डन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 जो है वो इंड एएस जो 7 है वो किससे डील करता है? तो ये डील करता है आपका स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। ओके जी, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है इंड एएस इशू किए गए थे अंडर द सुपरविजन ऑफ, अच्छा ये किसके सुपरविजन में इशू किए जाते हैं? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के जो सुपरविजन में इशू किए जाते हैं अंडर दी, सॉरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। हाँ जी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। बताया था ना मैंने आपको एक क्वेश्चन पेपर में कि इसके लिए इंडियन फाइनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटी करके, इंडियन फाइनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटी करके इंडियन गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी बनाई होती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की सुपरविजन में, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है वो स्टैब्लिश होता है। फिर ये रिकमेंड करता है कि कौन कौन से स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, फिर गवर्नमेंट एएसबी की रिकमेंडेशन पे आईएफआरई से कंसल्ट करके, और जो आपका कंपनीज हैं पूरी की पूरी उनका जो वर्किंग है वो देखती है कि इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग मतलब क्या है। देखो कंफ्यूज मत हो, मैं खुद हो रही हूँ। देखो, भारतीय सरकार ने एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है आईएफआरए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाएगा कौन? आईसीएआई बनाएगा एक बोर्ड विच इज नोन एज द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। आईसीआई क्या है? आईसी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ठीक है जी। इन्होंने बनाया बोर्ड एएसबी, इंडिया की जो सरकार है उसने बनाया आईएफआरए। एएसबी बनाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स,
किसकी सुपरविजन में? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, जो मिनिस्ट्री है आपकी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, क्योंकि ना मिनिस्ट्री भी दो होती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स भी आपको ऐसा लगेगा या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी आपको ऐसा लगेगा, हो सकती है, लेकिन वो नहीं है। एमसीए, एमसीए ही है केवल, ठीक है। तो एमसीए के सुपरविजन में ये जो बोर्ड है, ये क्या बनाएगा? स्टैंडर्ड्स बनाएगा। फिर इंडियन गवर्नमेंट का एक अथॉरिटी है विच इज आईएफआरए, ये डायरेक्शंस इशू करेगा सभी कंपनीज को कि एमसीए ने जो एमसीए ने जो वो वाले बनवाए हैं आपके स्टैंडर्ड्स, किससे? आईसीएआई के एक बोर्ड एएसबी से, वो सारे आप मेक श्योर करो कि इम्प्लीमेंट करे जाएं और फॉलो करे जाएं, ठीक है। ये छोटी सी कहानी, दो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के हैं और दो ही डिपार्टमेंट आईसीएआई के हैं। आईसीएआई, आईसीएआई बना रहा है एएसबी, एएसबी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इनकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या है? एमसीए, एमसीए ये बना रहा है, ये क्या बना रहा है? एमसीए क्या बना रहा है? ये बना रहा है आपका आईएफआरए, इंडियन फाइनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है। एक यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर हो गया और एक यहाँ पे आपका गवर्नमेंट का सेक्टर हो गया, दोनों मिलके कंपनीज को क्या बना के देते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की पूछी गई क्या? डेफिनेशन। Rulers of which of the following two principalities were not given the title of Raja around 1909 AD? अच्छा जी, यहाँ से कुछ आपके शुरू होते हैं क्वेश्चंस, किसके किसके? हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चन शुरू होते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जीके का पोर्शन काफी ज्यादा आता है। 2023 में भी यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आए थे, लाइक 8-10 क्वेश्चंस हिमाचल जीके से थे, तो वो वाले क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा गया है कि कौन से रूलर्स ऐसे थे जिनको राजा का स्टेटस 1909 के आसपास नहीं दिया गया था? तो आपके जो एक थे एक तो जसवान के और एक आपके दत्तरपुर के जो राजा थे, उनको राजा का टाइटल नहीं दिया गया था 1909 के आसपास, ठीक है। ओके, उसके बाद आते हैं, अमंग द फॉलोइंग विच वन वाज इलेक्टेड टू हिमाचल प्रदेश विधानसभा मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स? अच्छा, हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो कौन इलेक्ट किए गए? तो ये विद द स्टॉप्स, ओके। उसके बाद, व्हेन डिड द किन्नौर बिकम द सेपरेट स्टेट, सेपरेट डिस्ट्रिक्ट? तो किन्नौर जो है वो कब सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बना था? तो मई 1960 में बना था। उसके बाद आता है आपका, व्हेन वाज द कैपिटल ऑफ केलूर प्रिंसली स्टेट शिफ्टेड फ्रॉम सुनहानी टू बिलासपुर? सुनहानी से बिलासपुर कब शिफ्ट कर दी गई थी? किसकी? केलूर जो स्टेट था उसकी कैपिटल। तो ये अराउंड 1650 टू 56, यानी हिस्ट्री से काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एट विच, जो 2023 का क्वेश्चन पेपर था ना, उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे ज्यादा करंट अफेयर से, उसमें एक ही क्वेश्चन था बस, वो कौन सा था? सुकेत सत्याग्रह का सिर्फ क्वेश्चन था, उससे ज्यादा हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे ही नहीं, करंट अफेयर से ज्यादा क्वेश्चंस थे हिमाचल प्रदेश जीके से रिलेटेड। तो ये चेंज होता रहता है, आपको दोनों ही चीजें पढ़नी है। कहता है एट विच प्लेस इज सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज बालासुंदरी टेम्पल? अच्छा, बालासुंदरी टेम्पल जो सिरमौर में है वो कौन सी जगह पे है? तो बताइए जी, ये त्रिलोकपुर में है, ओके। उसके बाद है, कौन से साल में हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर प्रोसेस मार्केटिंग एक्ट वाज इम्पोज्ड? तो ये आपका एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक्ट से पूछ लिया गया, 2005 में ये एक्ट जो है इम्पोज किया। इसमें एक कुछ क्वेश्चंस जैसे ना, आलू का जो आपका रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पे, ये इस टाइप के आपके जो रिसर्च सेंटर्स हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो कहाँ पे है, वो भी आप पढ़ लेंगे। व्हेन वाज द मोरावियन मिशन सेटअप इन लाहौल? अच्छा, मोरावियन मिशन जो है वो कब लाहौल में जो है एस्टेब्लिश किया गया था? तो 1853 में। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल प्रदेश के जुबेहर वाटरशेड प्रोजेक्ट, जुबेहर वाटरशेड प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ है? बिलासपुर में है, ओके। उसके बाद आता है, among the following which one is not included in the category of OBC according to हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन है उसमें? तो कौन सा ओबीसी में नहीं आता है? तो धोबी नहीं आते। उसके बाद है, केशांग और केरांग जो है, ये दो स्ट्रीम्स हैं, धाराएं हैं, ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? तो ये आपको ब्यास की ट्रिब्यूटरीज हैं। नदियां, उनकी ट्रिब्यूटरीज याद होनी चाहिए।
विच सैनिटाइजेशन कैंपेन वाज रिप्लेस्ड बाय स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। अच्छा, कौन सी स्वच्छता अभियान जो था वो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण वाला जो था उसकी जगह आ गया, उसको उसकी जगह ला दिया गया, तो निर्मल भारत अभियान। हु इज द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति, अच्छा जी, वाइस चेयरमैन जो नीति आयोग के उस समय के कौन थे, 2017 के, उस समय आपके जो राजीव कुमार जी वो थे। अच्छा, ये सुमन केबेरी तो शायद पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, हाँ जी, पहले वाइस प्रेसिडेंट जो थे वो सुमन केबेरी। उसके बाद आता है आपका अकॉर्डिंग टू मार्च 2017 सर्वे, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एज रिपोर्टेड इन द फोर्ब्स मैगजीन, इंडिया का जो रैंक है करप्शन वो कितना था। पहला पूछने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार परसेंटेज ऑफ डिमोनेटाइजेशन करेंसी हैज कम बैक इनटू द सिस्टम। अच्छा जी, कितनी परसेंट कहता कि काला धन वापस भारत में आ गया डिमोनेटाइजेशन की वजह से, तो भारत सरकार कहती थी 99% आ गया। ठीक है जी, मान लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, डिमोनेटाइजेशन से 4 क्वेश्चन आ गए इसी एक पेपर में, तो हिमाचल प्रदेश में आगे भी जब भी पेपर हो आप ये देखना, करंट अफेयर से थोड़े क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, का मेंबर इनमें से कौन सा नहीं है। ये उस समय का आ गया करंट अफेयर का क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स में, पॉलिटी में से, पॉलिटिक्स कह रही हूँ। तो विच कंट्री डज द गर्ल हु इज मास्टरमाइंड बिहाइंड द ब्लू व्हेल गेम, उस समय चला नहीं करता था ब्लू व्हेल, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों की डेथ हुई थी, तो कौन से देश की वो लड़की थी जिसका दिमाग इस गेम को बनाने में चला, तो ये रशिया की थी। अप्रोक्सीमेटली कितनी जो सिटीज हैं पूरे विश्व में जिनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में या वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज में शामिल किया गया, नंबर पूछा गया, तो 250, अप्रोक्सीमेटली 250 सिटीज की। अब आंकड़ा चेंज हो गया होगा, होता ही रहता है, इसीलिए ये क्वेश्चन जो है ये आपको उसी समय करने चाहिए जब पेपर होने वाला हो। तो जो इसमें आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट नेम हैज बीन गिवन टू द फियर्स ह्यूरिकेन that rose from the Gulf of Mexico that swept through the Texas, United States around September 2017। Again ये हार्वी उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। उसके बाद है कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट जो है वो माइकल टेमर हैं, उसी समय का क्वेश्चन है ये, ब्राजील के। उसके बाद है करंट अफेयर्स, काफी क्वेश्चन है, आप देख लो वेटेज देखो, काफी सारे क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे गए हैं। जो सीईओ है 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स के वो कौन थे, तो बताइए जी, मार्क पीटर्स थे। ओके, डन, कंप्लीट हो गया समापन। यहाँ पे आपके एचपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के क्वेश्चन पेपर का वो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, ऐसा मैं सोचती हूँ। कोई कमी हो वीडियो में या कोई प्रकार का सजेशन आप मुझे देना चाहें, कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है, प्लीज लिखिए, प्लीज लिखा कीजिए, उससे मुझे अच्छा लगता है, इंटरेक्शन आपके साथ करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे पता चलता है कि मेरा जो प्रयास है वो सफल हो रहा है आप सभी की सहायता करने का या आप सभी के साथ पढ़ने का। तो आप सभी का दिल से धन्यवाद यहाँ तक मेरी वीडियो में बने रहने के लिए और यहाँ तक मेरी जो बातें हैं वो सुनने के लिए। और जो भी आपके डाउट्स हो, क्वेरीज हो, सजेशंस हो, सब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। धन्यवाद, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल द फ्यूचर endeavors। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।